नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। और अग्निपथ में आज हम बात कर रहे हैं ओटीटी पर सुप्रीम निगरानी की। जिस तरीके से अश्लीलता लगातार बढ़ती जा रही है, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी शुरू कर दी है। इंटरनेट की सस्ती दरों से नेट की खपत भी बढ़ी है। इसके कुछ फायदे तो हुए, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान हुए हैं। समाज में बढ़ती फूहड़ता इसका एक उदाहरण है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को ऑनलाइन अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार और 9 ओटीटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि याचिका एक गंभीर चिंता पैदा करती है। केंद्र को इस पर कुछ कदम उठाने की जरूरत है। ये मामला कार्यपालिका या फिर विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे भी हम पर आरोप हैं कि हम कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल देते हैं, फिर भी हम नोटिस जारी कर रहे हैं। वहीं केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट को लेकर कुछ रेगुलेशन पहले से मौजूद हैं। सरकार और नए नियम लागू करने पर विचार कर रही है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन पेश हुए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार से ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई। याचिकाकर्ता का तर्क है कि ऐसी सामग्री युवाओं और समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। बढ़ते इंटरनेट के साथ साथ अश्लील कंटेंट की भरमार समाज के लिए एक चिंता का विषय है। इसमें कार्यपालिका के दखल की भी जरूरत है। लेकिन ये दखल होगा कैसे, ये लगाम लगेगी कैसे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। और जिस तरीके से लगातार अश्लील कंटेंट परोसा जा रहा है, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हम बात कर लें तो तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसके जरिए ये अश्लील कंटेंट परोसा जा रहा है। अब युवाओं और बच्चों में इसको लेकर जो विकृत मानसिकता पैदा होती है, इसे देखने के बाद वो कहीं ना कहीं अपराध की दुनिया का जो गेट है वो खोल देती है। और इसीलिए देश में जिस तरीके से अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, छेड़छाड़ की बात कर लें, महिलाओं के साथ बदतमीजी के केस की बात कर लें या फिर रेप केस की बात कर लें, तो लगातार ऐसे मामले कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं इन अश्लील कंटेंट का जो जिक्र है वो ज़रूर होता है। अब ये अश्लील कंटेंट जो है वो युवाओं, बच्चों, यहाँ तक कि बड़ों के दिमाग को भी गंदगी से भर देता है। कई OTT प्लेटफॉर्म्स पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के एलिमेंट्स भी हैं। ऐसे कंटेंट से क्राइम रेट में भी बढ़ोतरी हो सकती है। ये जो प्लेटफॉर्म है जिन पर जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो प्लेटफॉर्म्स आपको बताते हैं। 5 OTT प्लेटफॉर्म हैं: उल्लू डिजिटल, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, मूवी और ऑल्ट बालाजी। इसके साथ साथ 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हैं जिनसे जवाब मांगा गया है: एक्सकॉप, गूगल, मेटा इंक और एप्पल। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। साइबर एक्सपर्ट्स हमारे साथ 2 जुड़ रहे हैं, रोहित जैन और अमित पांडे। दोनों साइबर एक्सपर्ट्स हैं, दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इस परिचर्चा की शुरुआत में अमित जी आपसे ही करना चाहूँगा। सर, जिस तरीके से सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म के जरिए अश्लील कंटेंट परोसा जा रहा है, बच्चे और युवा ही नहीं बल्कि बड़े भी इसकी गंदगी का शिकार होते हैं। क्या यही वजह है कि देश में जिस तरीके से महिलाओं के साथ अपराध, बदतमीजी, रेप के केस, छेड़छाड़ के मामले ये लगातार सामने जो आ रहे हैं, जो ग्राफ इसका बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या ये अश्लील कंटेंट जिम्मेदार है? ऋषभ जी, धन्यवाद पहले तो मुझे जोड़ने के लिए। मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर थोड़ा ग्राउंड है। जब मैं डेटा के पर्सपेक्टिव से देखता हूं तो मुझे लगता है कि टिकटॉक की स्ट्रेटजी जो रिमिक्स करने की है, किसी एक वायरल कंटेंट के कंटेंट को 1000 लोगों से करवा करके उस डेटा को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को परोस दिया जाए तो डीप फेक बनाना आसान हो जाता है, न्यूडिटी और भी आसान हो जाती है। तो ये एक गलत पहलू है। हमें किसी भी चीज को बनाने से पहले, रेगुलेट करने से पहले सोचना चाहिए कि या तो हम देवता बना रहे हैं या तो हम दैत्य बना रहे हैं। कहीं हम मॉन्स्टर बनाने की राह पे तो नहीं चल रहे। इससे पहले हमें रेगुलेशन, कंप्लायंसेस और रिस्ट्रिक्शंस पर बात करनी चाहिए। बट ऑब्वियस मोरालिटी इंडेक्स डाउन हो रहा है क्योंकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम इस तरह के कंटेंट से बहुत ज्यादा भरा पड़ा है। पर मुझे ये समझ आता है कि टिकटॉक को बैन करने का कारण भी यही था, क्योंकि इस तरह के ऑब्सीन एक्ट्स या कंटेंट
का साइबर वॉरफेयर में भी यूज किया जा सकता है। अभी तक तो चलिए पॉलिटिकल डीप फेक्स बनते थे, प्रेमानंद महाराज के बनते थे, पर क्या हो कि इसी चीज का यूज साइबर बुलिंग के लिए किया जाने लगे। तो रेगुलेशंस बहुत जरूरी हैं, और ये विष्णुदत्त जैन जी की ये जो आज की अप्रोच है या जो पहुंच इन्होंने बनाई है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। अच्छा अमित जी, आपसे एक बात मैं और समझना चाहूँगा। सिगरेट और शराब बनाने वाली जो कंपनियां हैं, ये जहर है, जानते हुए भी बनाती हैं, लोग इसे खरीदते हैं, टैक्स ज़्यादा देते हैं लेकिन खरीदते हैं, सेवन करते हैं। अगर मैं अश्लील कंटेंट की बात करूं तो इसके जो निर्माता हैं वो कहते हैं कि मार्केट में यही चलता है, लोग इसे देखते हैं इसलिए बनाना पड़ता है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अब इसी के चलते अगर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो जो इन्फ्लुएंसर हैं उन्हें यह पता चल गया है, मोस्टली अगर गर्ल्स की मैं बात करूं, महिलाओं की बात करूं, तो उन्हें यह पता चल गया है कि क्या चीज़ करने से व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। व्यूज़ ज़्यादा आते हैं मतलब पैसा ज़्यादा आता है सोशल मीडिया से, उन्हें यह चीज़ समझ में आ गई है। तो क्या इसको भी फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है, ये भी निगरानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग बना रहे हैं अगर वही चीज़ को कंट्रोल करें, वो चीज़ ना परोसें जो गंदगी से भरी है, तो इसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। जी, इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। इन साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हम लोग हमेशा प्रायोरिटाइज्ड अप्रोच पर ध्यान देते हैं। प्रायोरिटाइज्ड अप्रोच है कि हम एक हायरार्की बनाते हैं और सोचते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो हाई रिस्क हो सकती है। हाई रिस्क एलिमेंट हो सकते हैं मेडिकल। आपको याद होगा कोरेक्स दवा की, पर अंत में वो सोमरस बन गई थी। दैट इज अ प्रॉब्लम विद द कंट्री। एट द सेम टाइम हम ये कहते हैं कि खनिज एक नेचुरल रिसोर्स है, पर सबसे ज्यादा जो माफिया है वो खनिज और रियल एस्टेट में ही होता है। हमें रेगुलेट करना पड़ा, हमें रेरा को बनाना पड़ा, हमें खनिज माफिया के लिए खनिज विभाग चालू करना पड़ा, हमें रिस्ट्रिक्शन करने पड़े कि आप इतना खोद सकते हैं, इतना ले सकते हैं। तो एक लेवल पर सतही अगर सुपरफिशियल कंप्लायंसेस भी आ जाएं, जो देखिए एक वर्ड होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्टर। फिल्टर क्या होते हैं? वही ब्लरिंग इफेक्ट की कुछ गलत कंटेंट को हम क्यों ना रोक दें। एक और मैकेनिज्म होता है जहां पर हम कैटेगराइज कर सकते हैं बाय द एज ऑफ द व्यूअर। अब आप देखेंगे नेटफ्लिक्स और प्राइम पे आपको अकाउंट बनाने की फैसिलिटी मिलती है। अगर आप 18 साल के ज्यादा हैं तो आप अपने नाम पे अकाउंट बनाएंगे, या फिर यू कैन क्रिएट योर चाइल्ड्स अकाउंट। तो एक रेगुलेशन ऑलरेडी है, सतहें पहले से बनी हुई हैं कि एक उम्र दराज आदमी ये कंटेंट देख सकता है, पर एक चाइल्ड उस तरह के कंटेंट ना देख पाए, इसलिए उसे फिल्टर किया गया है। पर क्योंकि ये YouTube पर लागू नहीं होता है, YouTube फॉर किड्स है, पर बच्चे अधिकतर YouTube के नॉर्मल वर्जन को ही यूज में लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर कमी तो हमारी भी है, एज अ पेरेंट, एज अ सिटीजन, एज अ बड़ा भाई या पिता, कि हम क्यों अपने बच्चों को अवेयरनेस नहीं देते। कैटेगराइजेशन जरूरी है। ओजेम्पिक जैसी खतरनाक ड्रग का इंस्टाग्राम पर इतना ज्यादा प्रमोशन हो रहा है क्योंकि देखिए फार्मा कंपनी तो अपनी मार्केटिंग कर रही है और यहाँ पर माल बिक रहा है, पर उसको रोकेगा कौन? रोकेगी आपकी अवेयरनेस। आपको अवेयर होना है कि क्या केवल इंस्टाग्राम की लिंक पर या इंस्टाग्राम के किसी इन्फ्लुएंसर की बातों को सुन के कोई घातक ड्रग मैं ले लूंगा, अपने शरीर में डाल लूंगा ताकि मैं स्लिम और ट्रिम बन जाऊं। तो पहली जवाबदारी हमारी होती है कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, और जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उन्हें क्या दिखवाना है, ये भी पहली जवाबदारी हमारे साथ होती है। सर वापस से आऊंगा आपके पास। रोहित जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी ठीक है रोहित जी, पूरी बात आप सुन रहे थे अभी अमित जी की, जिस तरीके से वो बता रहे थे कि पहली जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन सरकारों की भी जिम्मेदारी है। और अगर टीम को गठित कर दिया जाता है, एक जवाबदारी सरकार की तय कर दी जाती है, अधिकारियों की तय कर दी जाती है, लेकिन वो जवाबदारी असल में दिखाई नहीं देती और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है युवाओं को और बच्चों को, क्योंकि आज के समय में ईजी टू एक्सेस बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। जो बच्चे हैं अब वो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते, अब वो मोबाइल चलाते हैं। माता पिता जॉब पर जाते हैं, बच्चे को मोबाइल के भरोसे छोड़ जाते हैं। बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है ये माता पिता भी पता नहीं कर पाते। तो क्या आप समझते कि नेशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी बन जानी चाहिए? रोहित जी, रोहित जी आपका माइक म्यूट है शायद, प्लीज उसे अनम्यूट कीजिए। रोहित जी सुन पा रहे हैं? चलिए रोहित जी तक शायद आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही, वापस से जोड़ेंगे
उनसे वापस से सवाल करूंगा। यही सवाल अमित जी मैं आपसे कर ले रहा हूं, क्या नेशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी बन जाना चाहिए? देखिए, एडवर्टाइजमेंट के लेवल पर इस तरह की एक अथॉरिटी ऑलरेडी है जो गवर्न करती है गलत एडवर्टाइजमेंट्स को। तो बट ऑब्वियस, अगर एडवर्टाइजमेंट को फिल्टरिंग की आवश्यकता है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी फिल्टरिंग की आवश्यकता है। एंड एट द सेम टाइम रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए कि आप एज वाइज अकाउंट खोल सकें। एक ऐसा बच्चा जो बहुत छोटा है उसको इस तरह के वल्गर कंटेंट या एग्रेसिव कंटेंट की तरफ बढ़ाना चाहिए। आश्चर्य तो तब होता है जब पुष्पा जैसी मूवीज भी लॉन्च हो जाती हैं और टॉकीज में आप छोटे बच्चों को ऐसी फिल्मों को देखते हैं। सो दैट इज अ प्रॉब्लम विद द कंट्री, और ऐसे फोरम का होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। अमित जी, इसके अलावा देखिए, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तय होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि परवरिश सबसे पहले माता पिता ही बच्चों को देते हैं और बच्चों के सबसे पहले गुरु माता पिता ही होते हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं आप किस तरीके से समाज जो हमारा डेवलप हो रहा है, आज की ओहापोह की जिंदगी को मैनेज करने के लिए दोनों लोग काम करते हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। जो माता थी वो घर की गृहिणी होती थी, घर संभालती थी, बच्चों को संभालती थी, संस्कार देती थी, पिता बाहर काम करते थे। अब ऐसा नहीं है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। तो क्या माता पिता को भी सजग हो जाना चाहिए अपने बच्चों के प्रति? बिल्कुल हो जाना चाहिए, और मैं तो कहता हूं कि एजुकेशन में मेरे हिसाब से पैटर्नल एजुकेशन भी चालू की जानी चाहिए। जरूरी नहीं कि एजुकेशन 10th 12th या बीकॉम एमकॉम करने के बाद रुक जाए। सरकार को इस तरह की कमिटीज भी बनानी चाहिए जो अवेयरनेस फैला सके, खास तौर पर कस्बों और गांवों में, टायर 2 सिटीज में, जहां पर हो सकता है हम गिनी पिग्स हों। मैं एक बहुत साधारण बात बोल रहा हूं, आपका एंड्रॉइड मोबाइल या आईफोन असल में आपकी हर बात को सुन रहा है, बिल्कुल, वो आपके हर लोकेशन को ट्रैक कर रहा है। ऐसी कई चीजें हैं जो एक अनपढ़ को या ऐसे कम पढ़े लिखे हुए आदमी को पता नहीं है। जो एक स्मार्टफोन लेके चल रहा है, वो स्मार्टफोन नहीं है, वो टिकलिंग बॉम्ब है, एंड वो ड्रग भी है। तो ऐसी कंडीशन में केवल टॉप लेवल पर एक कमिटी बना देना जो फ्रेमवर्क बना दे, फाइन्स लगा दे, पेनल्टीज लगा दे, दैट इज वेरी गुड। बट यूजर्स का क्या? यूजर्स के लेवल पे अवेयरनेस सेशन की जरूरत है। ठीक वैसे ही अवेयरनेस सेशन जो आपको याद होगा कि साइबर फ्रॉड और आपको होम लॉक कर दिया जाता था कि आप ये अकाउंट में हवाला हुआ है, ऐसी कंडीशन में आपको घर में ही जेल में बंद किया जाता है, और लोगों के साथ 50 लाख रुपए के फ्रॉड हुए। सरकार ने डिजिटल कैंपेन चलाया। ओटीटीज के लिए भी दो तरफा, यस, डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। ओटीटी के लिए भी ये सब जरूरी है कि आप लोगों को बताएं कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। और मुझे तो ये समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बढ़ रही है, एडॉप्शन रेट जिस तेजी से बढ़ा है, दो तरह के एडॉप्शन है, फिजिकल एडॉप्शन ऑफ द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, एंड अडॉप्शन फ्रॉम द माइंड। ये जो अडॉप्शन ऑफ द माइंड वाला कॉन्सेप्ट है, ये अभी कमी है इसकी, मुझे नहीं दिखता। चलिए ठीक है, रोहित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी वापस से आऊंगा आपके पास। रोहित जी सुन पा रहे हैं? जी आ रही है। ठीक है रोहित जी, देखिए, सरकार की जिम्मेदारी भी तय होना चाहिए, जिस तरीके से अमित जी बता रहे हैं अभी। और सरकार की जिम्मेदारी तय हो, क्योंकि सरकार अगर सिगरेट शराब के सेवन ना करने को लेकर कैंपेन चला सकती है, सरकारी परियोजनाओं को लेकर कैंपेन चला सकती है, तो अश्लीलता परोसने और अश्लीलता ना देखने को लेकर भी तो कैंपेन चला सकती है। क्या कहते हैं आपकी नेशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी बन जाना चाहिए? बिल्कुल, जैसे कि अभी हमने बात करी कि जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे थे या ऑनलाइन फ्रॉड्स में जो लोगों के साथ फ्रॉड्स रेगुलर बढ़ रहे थे, तो उसको लेकर के सरकार ने कई सारे कैंपेन, सेफ क्लिप अभियान चलाया और भी कई सारे कैंपेन सरकार चला रही है। इसी प्रकार से वर्तमान में आवश्यकता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो अश्लीलता बढ़ रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो कुअरता बढ़ रही है, उसको लेकर के एक तो प्रॉपर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो वर्तमान में एक सिर्फ डमी हम कह सकते हैं, जैसे डमी रूप में काम कर रही है, उसे फुल फ्लैश में काम करे और उसके बाद उसको लेकर के हो रही जो घटनाएं हैं, उस घटनाओं को लेकर के एक अवेयरनेस कैंपेन जो है सरकार अपने माध्यम से, और उसके साथ साथ जो सब एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो निभा सकते हैं वो स्कूल्स और सामाजिक संगठन को साथ में मिलाकर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा सके, जिससे आम जनता तक, लोगों तक, पेरेंट्स तक, सबसे ज्यादा जरूरी है पेरेंट्स तक सारी जानकारी प्राप्त हो, ताकि अगर ऐसा कोई कंटेंट उनका बच्चा कंज्यूम कर रहा है या उस एज कैटेगरी का बच्चा कंज्यूम कर रहा है जिसे वो नहीं करना चाहिए, या इस एज कैटेगरी का व्यक्ति उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है,
तो उस तक एक जानकारी पहुंचे कि अगर ऐसी कोई चीजें हो रही हैं तो उसको लेकर के वो क्या एक्शन ले सकते हैं या क्या उसको लेकर के कानून में प्रावधान है। अच्छा रोहित जी, देखिए कुछ समय पहले की अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार ने करीब 200 से ज्यादा 224 के आसपास चीनी जो ऐप थे उसको बैन कर दिया था। अभी जानकारी आ रही है पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ है उसके दृष्टिगत करीब 17 यूट्यूब चैनल हैं जो पाकिस्तान की सरकार ने भी यहां पर बैन कर दिए हैं। अगर इस सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं तो देश में अश्लीलता ना फैले, हमारी संस्कृति को, संस्कार को खतरा ना हो, इसको लेकर भी सरकार कदम उठा सकती है। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि ये जो चीनी एप्लीकेशंस को बैन करा, तो हमारा जो भारतीय कानून है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसकी धारा 69 ये कहती है कि अगर सरकार ऐसे कोई कंटेंट या ऐसी कोई एप्लीकेशन है, ऐसी कोई भी इंटरनेट गतिविधि जो किसी राज्य की सुरक्षा को या उसकी भावनाओं को आहत पहुंचाती है, तो उस पर सरकार कंट्रोल करके उसे बैन कर सकती है। उस कानून के तहत ही अभी सारी चीनी एप्लीकेशन जो है या जो ऐसी एप्लीकेशन जो भारत को फाइनेंशियल नुकसान भारत के नागरिकों को पहुंचा रही थी, उन्हें बैन किया गया। तो बिल्कुल अगर ऐसी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या ऐसे कोई वीडियोस या ऐसा कोई कंटेंट जो ऐसा कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है जो भारत के नागरिकों और भारत के रहने वाले किसी व्यक्ति की हम कहें स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहा है या फिर ऐसा कंटेंट जो भारत के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो बिल्कुल सरकार कर सकती है। और हम देखें कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस और सिंगापुर, ये जो तीनों कंट्रीज हैं, इन लोगों ने स्पेशल लॉ बना रखा है जिसके अंदर उन्होंने सारे लीगल फ्रेमवर्क को ऐड कर रखा है। तो भारत चाहे तो उन लीगल जो रिफॉर्म्स हैं लीगल। अच्छा रोहित जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। जरा सेंसर बोर्ड की जो जिम्मेदारी है उसके बारे में भी जिक्र कर दीजिए। जी बिल्कुल, जैसे कि हम देखें कि सेंसर बोर्ड जो है वो उसके स्पेशली डिजाइन है जो हमारे यहाँ जितने भी मूवीज जैसे कि एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए, तो वहाँ पर ये ओटीटी उसमें इंक्लूड होता है। बट चूंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो उनका हम कहें कि जो पब्लिक सर्वेलेंस में नहीं होकर स्पेसिफिक कंटेंट जो है स्पेसिफिक लोगों तक पहुंचना होता है, उस कारण से उसके ऊपर इतनी सारी चीजें हैं या हम कहें इतने बार उस पर नहीं लगाए हुए हैं। तो वहाँ पर सेंसर बोर्ड की एक जो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिस प्रकार सेंसर बोर्ड जो है कई सारे कंटेंट्स पे, कई सारे मूवी क्लिप्स पे, कई सारे हम कहें वीडियोस पे अपना सेंसर बोर्ड अपना शिकंजा कसता है और उन्हें रिलीज होने से के पहले कई बार उसके ऊपर रिव्यूज होते हैं और आदि सारी कमिटीज के माध्यम से काम होता है। बट वही चीज को अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं तो हम काफी हद तक देख सकते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से जो कुअरता बढ़ रही है उसे रोका जा सकता है। ठीक है रोहित जी, वापस से आऊंगा आपके पास। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं साधना मिश्रा जी। साधना मिश्रा जी, प्रार्थना मिश्रा जी, माफ कीजिएगा। प्रार्थना जी, बहुत स्वागत है आपका। और प्रार्थना जी, मामला तो आपको पता ही होगा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है ओटीटी प्लेटफॉर्म से, केंद्र से भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। ले जो अश्लीलता लगातार फैल रही है, अश्लीलता पर शिकंजा कसने के लिए, कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मानते हैं कि फिल्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो मेकर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सचेत करने की ज़रूरत है कि ऐसे कंटेंट बनाए ही नहीं, अगर बनेंगे नहीं तो शायद परोसे ना जाएंगे। बिल्कुल, जब हम ओटीटी पर देखते हैं तो सिवाय जो है वो गालियों के, फुहरता के, अश्लीलता के, हमें ज्यादातर देखने को यही मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। मतलब मनोरंजन के नाम पे अगर आप देखेंगे तो आपको गालियां सुनाई देंगी, आपको जो है वो यौनिकता दिखाई देगी, आपको बहुत सारी फुहरता दिखाई देगी। आप उसको परिवार के साथ देख नहीं सकते हैं, आप उसको जो है आप एक जो कहते हैं कि आप उसको कॉमन पीपल के साथ नहीं देख सकते। मतलब अगर आपको देखना है तो आपको जो है वो अलग किसी कमरे में देखना होगा, जो कि किसी भी तरीके से स्वस्थ समाज की ओर दिशा निर्देश नहीं देता है। क्योंकि आप जो है आप ज्यादातर जो है मनोरंजन जो है वो लोग आम परिवार जो होते हैं वो परिवार के साथ करते हैं, लेकिन इस तरह का जो कंटेंट आता है वो आप परिवार के साथ किसी भी सूरत में जो है वो देखना पसंद नहीं करेंगे, है ना। आपको मजबूरन जो है वो चैनल बदलना पड़ेगा, लेकिन जब आप चैनल बदलते हैं तो आपको वहाँ भी वही मिलता है। और इसके अलावा देखिए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सरकार की तरफ से पक्ष तो रखा, लेकिन उन्होंने ये जिक्र जरूर कर दिया कि दो सभ्य पुरुष भी ऐसे कंटेंट को कई बार नहीं देख पाते हैं एक साथ मिलकर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्कुल नहीं देख पाते जी, कई बार ऐसी चीजें परोसी जाती हैं। अच्छा, मैं आपसे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भूमिका पूछना चाहूंगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है, लोगों को अवेयर किया जाए, बच्चों को अवेयर किया जाए। बच्चों की पहली टीचिंग माँ बाप करते हैं,
लेकिन स्कूलों में भी इस तरीके की टीचिंग, इस तरीके की क्लास होना चाहिए कि बच्चों को देखिए एग्जैक्टली क्या सीखना है। पब्लिक में लगातार इस तरह के संदेश दिए जाते हैं, इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, लेकिन आप उठा के देखिए किसी भी चैनल को, किसी प्रोग्राम में सब वही दिख रहा है ना। तो लोग अगर चाहेंगे भी तो आप जिस चैनल को भी देख रहे हैं, जहां भी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपको वही मटेरियल मिल रहा है देखने के लिए। तो ये जिम्मेदारी तो हमको समाज में हर व्यक्ति की है ना कि हम एंटरटेनमेंट के नाम पे क्या परोस रहे हैं, हम परिवार को क्या दे रहे हैं, हम टीनेजर को क्या दे रहे हैं, हम युवाओं को क्या दे रहे हैं, क्या हम युवाओं को गालियां देना सिखा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पब्लिक ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि कई बार लोग ऐसी चीजें देखना पसंद करते हैं, लोग जो चीजें देख रहे हैं, अश्लीलता जो परोसी जा रही है, पसंद करते हैं। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कौन देखता है। मेजॉरिटी जो है वो इसको पसंद नहीं करती है। मेजॉरिटी जो है वो इस तरह की जो असभ्य भाषा होती है, फुहरता होती है, वो देखना पसंद नहीं करती है। तो आपको मेजॉरिटी को ध्यान रखना पड़ेगा। और आप जब इस तरह के प्रोग्राम दिखा रहे हैं तो एक आम व्यक्ति के लिए आप दिखा रहे हैं। अगर आपको कुछ स्पेशल लोगों के लिए दिखाना है तो आप कुछ स्पेशल लोगों के लिए ही वो कंटेंट रखेंगे और उनके लिए ही सीमित रखेंगे, लेकिन यहाँ सीमित नहीं है। प्रार्थना जी, सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं, किसी तरीके की अगर इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई गई है, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यूट्यूब में अगर किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो पड़ी है, उसमें 2-3 हज़ार से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई लड़की, कोई महिला कोई अश्लील कंटेंट उसमें डाल देती है तो कुछ घंटे के अंदर ही मिलियंस में व्यूज चले जाते हैं। इसका मतलब लोग वो चीजें देख रहे हैं। देखिए, तो ये जिम्मेदारी सरकार की भी तय होना चाहिए, फिल्ट्रेशन एक होना चाहिए। प्रार्थना जी, भी है, लेकिन हमारे चैनलों की भी है कि हम इस तरह, और अगर सभ्य समाज है तो आप देखेंगे जिस तरह के लाइक आ रहे हैं, सरकार का इस तरह के विरोध भी आते हैं, इस तरह के कंटेंट का विरोध भी होता है और बड़ी संख्या में विरोध होता है। लेकिन हमारे समाज के विडंबना ये है कि विरोध को लोग ज्यादा नहीं लेते हैं, लाइक्स को ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ लाइक करने वाले वहाँ विरोध करने वाले नहीं है। इस तरह के कंटेंट को जो है ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह के कंटेंट जो है वो परोसे जा रहे हैं। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात है तो हमें पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए करना चाहिए। जो बात हो रही कि अगर हमको कुछ लोगों के लिए, तो आप कुछ लोगों के फिर यूजर्स के तरीके आप दूसरे खोजिए जिनको पसंद है। जिनको पसंद है वो पॉर्न भी देखते हैं ना, लेकिन हर व्यक्ति नहीं देखता है। हर व्यक्ति परिवार के साथ मनोरंजन करना चाहता है। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।